Hello, good evening everyone. Welcome to all of you. This is पूजा. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग KGMU यूनिवर्सिटी के KGMU जो कॉलेज है उसके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके मेनली बायोलॉजी के रहेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप नोटबुक एंड पेन ले लीजिए, अपने आप से आंसर देने की कोशिश करिए एंड लास्ट में एनालाइज करिए आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट। जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। यहाँ पर ईसीजी के इवेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, ईसीजी के कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, उनकी इवेंट्स को उनके वेव से आपको मैच करना है। पी वेव, क्यू वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव। तो जो हमारे पास पी वेव है इसमें क्या होता है, पी वेव बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो अगर आपने ईसीजी ग्राफ को अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे कि पी वेव, क्यू वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव इनके फंक्शन क्या हैं, इनमें इन वेव के दौरान क्या जो है इवेंट्स होते हैं। जो पी वेव है इसमें क्या होता है, जब पी वेव स्टार्ट होती है तब हमारे हार्ट की जो एट्रिया है इसमें डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो ए किसे मैच करेंगे, ए सेकेंड। क्लियर? ए किसे मैच करेंगे, ए सेकेंड, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एंड क्यू वेव बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। क्यू वेव में क्या होता है, जो सिस्टोल है ये स्टार्ट होता है। एंड QRS कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हो जाता है QR कॉम्प्लेक्स के दौरान। एंड टी वेव में क्या होता है, फिर से रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर सीक्वेंस भी आपको सही दिया गया, पी वेव के बाद क्यू वेव आएगी, क्यू वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स एंड देन आफ्टर टी वेव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए सेकेंड, V1, C फोर्थ एंड D सेकेंड। क्लियर? यहाँ पर ए थर्ड कर लीजिए, ए थर्ड। ठीक है, यहाँ भी ए थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से यहाँ पर आपको मैच करना है। ठीक है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। जो लिस्ट फर्स्ट है इसमें आपको सेल साइकिल की फेजेस दी गई हैं एंड किस फेज में कौन से फंक्शन है ये जो लिस्ट सेकेंड में दिया गया है। तो एम फेज में क्या होता है, G1 फेज, क्विसेंट फेज, या फिर इसी को हम G0 स्टेज भी कहते हैं। ठीक, इसी को हम G0 स्टेज कहते हैं। G2 फेज, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन एक्टिव फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पर क्या मैच होगा, एम फेज में क्या होता है, एम फेज जो है यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन, तो ए आप फोर्थ के साथ मैच करेंगे। जो माइटोटिक फेज है जहाँ पे सेल का एक्चुअल में डिवीजन होता है ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। G1 फेज में क्या होता है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन से जो पहले के जितने भी इवेंट्स हैं वो G1 फेज में होते हैं एंड S फेज में एक्चुअल में DNA का रेप्लिकेशन होता है एंड सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना। तो G1 फेज में आप G1 में क्या मैच करेंगे, G1 में इंटरनल बिटवीन माइटोसिस एंड इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। क्विसेंट फेज या G0 फेज में क्या है,
इनएक्टिव फेज, इस फेज में सेल कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। G2 फेज में क्या होता है, ऑल इसेंशियल प्रोटीन्स की यहाँ पर सिंथेसाइज्ड होता है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन को छोड़कर सभी की सभी प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसिस होती हैं, G2 फेज में। तो आप डी मैच करेंगे फर्स्ट के साथ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which are the following carried out by function of cytoskeleton in a cell। हमने आपको सेल की जो साइटोस्केलेटन सिस्टम था उसको डिटेल में पढ़ाया था, है ना। जो साइटोस्केलेटन सिस्टम है, जो सेल का साइटोस्केलेटन है, ये साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन है। साइटोस्केलेटन हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे, माइक्रोफिलामेंट्स एंड ट्यूबुलिन्स जो प्रोटीन थी, है ना, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इनका क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन में, न्यूक्लियर डिवीज़न, प्रोटीन सिंथेसिस या मोटिलिटी में। तो साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन क्या होता है, मोटिलिटी में होता है। सीलिया, फ्लैजिला जो हैं ये भी क्या है, साइटोस्केलेटन का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है इनका, मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, once the undigested and unabsorbed substance enter the cecum, their backflow is prevented by। बैक फ्लो को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर सीकम में अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड चला गया है तो वो फिर बैक हमारी लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक नहीं आएगा। इसके लिए क्या प्रेजेंट होता है सीकम में, फाइलोरिक इंस्फिक्चर ऑफ ओडाई, इलियोसिकल वॉल या फिर गैस्ट्रोइस्टोफेजियल स्फिंक्टर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इलियोसिकल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। जो यहाँ पर टेक्निक्स दी गई हैं इनमें से किस टेक्निक को हम अर्ली डायग्नोसिस के दौरान यूज़ नहीं कर सकते हैं। लिंक्ड इम्यून एब्सॉर्बेंट एसे, एलाइसा टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन या फिर एंजाइम लिंक्ड इम्यून सिस्टम था यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, जब सबसे फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस करेंगे किसी भी सिम्टम्स की तो वहाँ पर सीरम या फिर यूरिन एनालिसिस नहीं करते हैं। वहाँ पर हम ये जो है एलाइजा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं एंड पीसीआर टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which ऑफ द फॉलोइंग common sexually transmitted completely curable when detected early and treated properly। यहाँ पर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ दी गई हैं, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जिसे अगर जो है कम्प्लीटली क्यूरेबल है अगर इसे अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए जब इन्फेक्शन हुआ हो उसी दौरान। HIV इन्फेक्शन, जेनाइटल हर्पिस, गोनोरोइया या हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोनोरोइया, ठीक है। जो HIV इन्फेक्शन है, जेनाइटल हर्पीस है एंड हेपेटाइटिस बी है, ये हमारे नॉन क्यूरेबल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। नॉन क्यूरेबल ट्रांसमिटेड सेक्सुअली डिसऑर्डर हैं, इन्हें क्योर नहीं किया जा सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produce progeny viruses। जो HIV वायरस है वो इनमें से किस कार्पकल्स में इंटर करके
है ना, ब्लड की किस कार्पेल्स में इंटर करके अपनी सेल का रेप्लिकेशन करेगा और अपनी प्रोजेनी के नंबर को इंक्रीज करेगा। तो वो हमारे पास ब्लड कार्पेल्स क्या क्या है, इओसिनोफिल्स, टीएच सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, या बी लिम्फोसाइट्स, या डी वैसोफिल्स। तो जो एचआईवी है ये फर्स्टली जो है मैक्रोफेजेस को टारगेट करता है, ठीक है, मैक्रोफेजेस को टारगेट करता है। देन आफ्टर ये टीएच सेल्स में इंटर कर जाता है और यहीं पर अपनी कॉपीज़ को इंक्रीज करता है, अपनी प्रोजेनी को रिप्लिकेट करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टी हेल्पर सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द embryo sac is bounded by the wall of। यहाँ पर प्लांट के केस में जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है। जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक है ना, उसकी जो वॉल है इसे क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल, इंडोस्पर्म, मेगास्पोरेंजियम, या फिर मेगास्पोर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द पेक्टिन ऑफ कोलम्बा फिजन इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में जो हमारे पास फिजन है ना, इनकी आई पे पेक्टिन की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि काइटिनियस होती है, वाटर प्रूफ होती है। तो ये किन सेल्स से ड्राइव्ड है ना, किन सेल से ये ड्राइव्ड है, तो कोरॉइड, रेटिना, स्क्लेरा, या फिर लेंस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरॉइड। कोरॉइड से पेक्टिन ड्राइव्ड होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इज द इंटरेक्शन in which one species is benefited and the other is neither harmed or nor benefit। वो कौन सा इंट्रैक्शन है जिनमें एक स्पीसीज को तो बेनिफिट होता है बट दूसरी स्पीसीज को ना ही हार्म्ड होता है और ना ही उसे कोई बेनिफिट होता है, यानी कि ना उसका कोई लॉस है और ना ही उसका कोई प्रॉफिट है। तो ऐसे इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, या फिर प्रीडेशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमेंसलिज्म। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमेंसलिज्म, ठीक है। कॉमेंसलिज्म में एक को तो बेनिफिट हो रहा है बट दूसरे को कोई हार्म नहीं हो रहा है। बट जो हमारे पास एमेंसलिज्म होता है, ठीक है, जो हमारे पास एमेंसलिज्म होता है, एमेंसलिज्म में एक को तो बेनिफिट होता है, ठीक है, नहीं, जो एमेंसलिज्म है इसमें एक ऑर्गेनिज्म को कोई भी बेनिफिट या लॉस नहीं होता है बट दूसरे ऑर्गेनिज्म का लॉस हो जाता है। तो एमेंसलिज्म में जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का केस बनता है, ठीक है। कॉमेंसलिज्म में क्या बनेगा, पॉजिटिव एंड जीरो का, यहाँ पर कोई इसे ना बेनिफिट है ना लॉस है बट जो एक ऑर्गेनिज्म है उससे प्रॉफिट होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को ही प्रॉफिट होता है, ठीक है, दोनों का ही बेनिफिट है। पैरासिटिज्म में दोनों compete करेंगे तो दोनों का लॉस है। प्रीडेशन में प्रीडेटर का तो जो है बेनिफिट्स होगा, है ना, क्योंकि उसने किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्रे को इंगल्फ किया है, खाया है, तो उसे तो बेनिफिट होगा। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म को उसने इंगल्फ कर लिया है, उसे ईट कर लिया है, उस स्पीसीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर प्लस माइनस का केस देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रेड ड्रॉप इफेक्ट। द रेड ड्रॉप इफेक्ट वाज स्टडीड बाई। रेड ड्रॉप इफेक्ट फिनोमिना किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, वान नील, व्लिंक, इमर्सन, या फिर कैल्विन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज इमर्सन। जो इमर्सन थे, ठीक है, जो इमर्सन थे इन्होंने रेड ड्रॉप इफेक्ट फिनोमिना को प्रपोज किया था। क्लियर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमने कुछ
एर्थराइटिस एंड जो है कॉमनली डिसऑर्डर्स के बारे में लिखा है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको इन सभी डिसऑर्डर्स के बारे में अच्छे से याद रखना है। तो फर्स्ट क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना। कॉमनली अर्थराइटिस मीन्स क्या होता है कि हमारे जो बोन्स के बीच में जॉइंट्स है, इनमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया है, पेन हो रहा है, तो हम इसे अर्थराइटिस कहते हैं, है ना। तो अर्थराइटिस जो है ये कई टाइप्स की होती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ग्वाइटी अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, है ना। जो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं, है ना, बोन के बीच में जो कार्टिलेजिनस ये जॉइंट्स हैं, इनमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। जो कार्टिलेज हैं ये धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होने लगते हैं, डिजनरेट होने लगते हैं, ठीक है, डिजनरेट होने लगते हैं ये जॉइंट्स धीरे धीरे, और ऐसे ये बोनी स्पोर्स निकल आते हैं यहाँ पर, ठीक, जिससे क्या होता है, इनके बीच में काफ़ी पेन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यहाँ पर रेडनेस देखने को मिलती है, तो इससे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। इस डिजीज़ को क्या कहेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ग्वाइटी अर्थराइटिस में क्या होता है, ये हमारे पास जो बोन्स हैं, ग्वाइटी अर्थराइटिस में क्या होता है कि बोन्स में जो यहाँ पर ये टेंडान्स हैं, ठीक है, बोन्स के जॉइंट्स के बीच में क्या होने लगता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है। यूरिक एसिड के डिपोजिशन से बोन के चारों तरफ रेडनेस आ जाती है, यहाँ पे बहुत अधिक स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और बहुत सीवियर पेन होता है, तो इससे हम ग्वाइटी अर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है, इसे हम ग्वाइटी अर्थराइटिस कहते हैं। जो यहाँ पर आपका की पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो बोन के जॉइंट्स हैं, इनके बीच में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। क्लियर। नाउ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ वेरी कॉमन डिजीज, 10 मिलियन पर्सन्स पर ईयर इस डिजीज से सफ़र करते हैं। इसमें क्या होता है, बोन बिकम वीक एंड ब्रिटिल। जो इसकी बोन है, जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है तो जो बोन में जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, ठीक है, जो बोन में हमारी जो बोन है ना, वो उसमें जो स्पॉन्जी बोन जो होती है, बोन कैसी होने लगती, स्पॉन्जी होने लगती, यानी कि जो बोन के बीच में यहाँ पे जो डेंसिटी होती है ना, बोन की डेंसिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और यहाँ पर बोन के फ्रैक्चर होने के बहुत हाई रिस्क होता है ना, बोन फ्रैक्चर होने की बहुत ज़्यादा रिस्क होता है यहाँ पर, तो इससे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज के साथ साथ ये डिजीज़ धीरे धीरे और ज़्यादा कॉमन होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोन कैसी हो जाती है, स्पॉन्जी बोन हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में। नेक्स्ट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि ये भी क्या है, जो है बोन डिसऑर्डर ही है ना, बोन के जॉइंट से, तो दैट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर दैट कैन इफेक्ट मोर देन जस्ट योर जॉइंट्स। जो बोन के जॉइंट्स हैं, ठीक है, जो बोन के ये जॉइंट्स हैं, यहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन होने लगता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, तो ये भी क्या है, जॉइंट से रिलेटेड है, तो इसे हम रूमेटॉइडिस अर्थराइटिस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, दैट इज अ प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये कैसा है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, दैट मीन्स ये हेरिटेबल है ना, ये कैसा है, हेरिटेबल है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो है बोन्स, जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, जो बोन में हमारी जो बोन्स में जो बोन से स्केलेटल मसल्स अटैच होती हैं, ठीक, उनका धीरे धीरे क्या होने लगता है, डीजनरेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन डिजीज़ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये जेनेटिकली इनहेरिटेबल होती है। नेक्स्ट, टिटेनी। टिटेनी क्या होता है, टिटेनी इज अ डिसऑर्डर दैट इज इनहेंस्ड न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी।
जो न्यूरॉन्स एंड मसल्स के बीच में है ना, जो न्यूरॉन्स एंड मसल्स के बीच में जो इनकी एक्साइटेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बॉडी क्या होती है शिवरिंग करने लगती है। ठीक है, और ये होता क्यों है, ये मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होता है। तो हमें किसी टाइम अचानक से क्या लगेगा कि हमारी बॉडी शिवरिंग करने लगी, यानी कि कंपन महसूस होने लगता है। ठीक है, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस, गॉइटी अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइडिस अर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड टेटेनी, यहाँ से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनते हैं और किसी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे आपको अच्छे से डिटेल में और इसके सिम्टम्स भी आप राइट डाउन कर लेना, उन्हें सिम्टम्स भी याद रखना। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप यहाँ तक इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आप इस समय है ना, इस टाइम आपको डिटेल स्टडी नहीं करना है। दैट मीन्स जो भी आपने जहाँ से भी डिटेल में जो भी पढ़ा है उसी को आप रिवाइज़ कर लीजिए, जो भी थ्योरी आपके पास है उसी को आप रिवाइज़ कर लीजिए। और अभी इस टाइम आप सबसे ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, है ना, MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, यही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगे होंगे। आपने आई होप सभी के सभी क्वेश्चंस डन कर लिए होंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड लाइक कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।